बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का जो टॉपिक हम लेकर आए हैं वो है रेशो एनालिसिस का। रेशो एनालिसिस जो है अकाउंटिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बेशक आप स्टूडेंट हैं, अगर आप कोई प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी भी कॉमर्स या अकाउंटिंग रेलिवेंट किसी पोस्ट की टेस्ट के हवाले से या इंटरव्यू के हवाले से, तो रेशो एनालिसिस का टॉपिक को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। रेशो एनालिसिस बेसिकली है क्या? सबसे पहले तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो आप प्रिपेयर करते हैं अकाउंटिंग में, जैसे कि आप जानते हैं इनकम स्टेटमेंट या जिसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी कहते हैं, और इसके साथ साथ बैलेंस शीट आप प्रिपेयर करते हैं। तो बैलेंस शीट को देखने से या इनकम या किसी ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिट या लॉस स्टेटमेंट को देखने से आप जो है उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बेहतर से कोई डिसीजन नहीं ले सकते। तो अगर आप उसके बारे में बेहतर तरीके से जानना चाहते हैं, उसकी परफॉर्मेंस को जज करना चाहते हैं, तो आपको जो है वो रेशो एनालिसिस का सहारा लेना पड़ता है। बेसिकली रेशो एनालिसिस क्या है? इज़ अ मेथड को और प्रोसेस बाय विच द रिलेशनशिप ऑफ आइटम्स या ग्रुप्स, इनके जिसमें हम जो किसी भी दो चीज़ों के दरमियान जो है रिलेशनशिप को देखते हैं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है फाइनेंशियल एनालिसिस करने के लिए और किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इंटरप्रेट करने के लिए। देखिए अकाउंटेंट जो है उसके लिए सिर्फ यही ज़रूरी नहीं है कि वो अकाउंटिंग जो है उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर कर दे, बल्कि उसको इंटरप्रेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यानी कि आप अगर ये कह लें, या इसमें ये भी आप कह सकते हैं कि अगर आप रेशो एनालिसिस का फार्मूला आपको आता है, रेशो का फार्मूला आपको आता है, आप कोई फार्मूला कैलकुलेट कर देते हैं, तो कैलकुलेट करना काफ़ी नहीं है। आप असल चीज़ उसको इंटरप्रेट करना है। आप उसको एक्सप्लेन करें कि अगर आपने कोई आंसर कैलकुलेट किया है रेशो के ज़रिए, तो वो आंसर क्या डिपिक्ट कर रहा है, वो क्या शो कर रहा है, क्या एक्सप्लेन कर रहा है। तो आज इसकी वीडियो में इंशाल्लाह हम इन तमाम पहलुओं के बारे में डिस्कस करेंगे, रेशो की टाइप्स को देखेंगे और इसकी इंटरप्रिटेशन के बारे में भी जानेंगे। तो पहले आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक भी कीजिएगा। थैंक यू। रेशो क्या है? एक मैथमेटिकल यार्डस्टिक है जो कि मेजर करती है दो फिगर्स के दरमियान जो रिलेशनशिप पाया जाता है उसको। और आप जानते हैं कि रेशो को हमेशा या तो परसेंटेज से या किसी रेट से जो है वो एक्सप्लेन किया जाता है, शो किया जाता है। जैसे आप कहते हैं कि आपके पास दो फिगर्स हैं, लेट्स सपोज आपके पास जो है कोई बॉल्स हैं, आपके पास 10 बॉल्स हैं लेट्स सपोज। तो अगर आप उनमें देखते हैं कि 6 जो हैं वो रेड हैं और 4 जो हैं वो ब्लैक हैं, तो आप इनमें रिलेशनशिप देख सकते हैं कि रेड बॉल्स का ब्लैक बॉल्स के साथ रिलेशनशिप देखा जा सकता है, रेड बॉल का टोटल बॉल्स के साथ रिलेशनशिप देखा जा सकता है, या इसी तरह डिफरेंट जो है वो कॉम्बिनेशन, इनके आप इन दोनों में डिफरेंट रेशोज़ जो है उसको देख सकते हैं। रेशो की जो टाइप्स हैं वो कौन कौन सी हैं, क्योंकि हम अकाउंटिंग के रेलिवेंट बात कर रहे हैं, तो इसकी जो मेजर टाइप्स हैं वो 4 हैं। सबसे पहली हैं लिक्विडिटी रेशोज़, दूसरी हैं कैपिटल स्ट्रक्चर या लीवरेज रेशोज़, फिर प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज़ और एक्टिविटीज़ रेशोज़। तो ये 4 रेशोज़ हैं, इनकी फर्दर जो है बहुत सी टाइप्स हैं। आज की इस वीडियो में मैं पहली 2 टाइप्स को एक्सप्लेन करूँगा। ये वीडियो का पार्ट 1 होगा। पार्ट 2 में फिर इंशाल्लाह मैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज़ और एक्टिविटी रेशोज़ को भी एक्सप्लेन करूँगा। तो लिक्विडिटी रेशोज़ की तरफ चलते हैं। बेसिकली लिक्विडिटी रेशोज़ जो हैं ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन जो है उसको इंडिकेट करती हैं, उसको एक्सप्लेन करती हैं कि ऑर्गेनाइजेशन शॉर्ट टर्म में अपने जो लायबिलिटीज़ हैं उनको पे करने के लिए उसके पास कितने जो है वो एसेट्स मौजूद हैं। तो इसमें 2 बेसिक रेशोज़ जो हैं वो यूज़ की जाती हैं, जो कि है करंट रेशो और लिक्विडिटी रेशो। लिक्विडिटी रेशो के दूसरे नाम भी हैं, इसको लिक्विड रेशो, क्विक रेशो, एसिड टेस्ट रेशो, बैंकर्स रेशो भी कहा जाता है। तो आइए हम चलते हैं कि करंट रेशो और इसका फॉर्मूला क्या है। देखिए करंट रेशो जो है इसको कैलकुलेट करने के लिए सिंपल है कि आप करंट एसेट्स को डिवाइड करेंगे करंट लायबिलिटीज़ पर, और इसका जो स्टैंडर्ड है वो 2:1 है। यानी कि आपके पास 1 रुपये की लायबिलिटीज़ को अदा करने के लिए 2 रुपये के एसेट्स मौजूद होना ज़रूरी है। यानी कि 1 रुपये की करंट लायबिलिटीज़ को अदा करने के लिए 2 रुपये के करंट एसेट्स का होना ज़रूरी है। तो इसको हम करंट रेशो का नाम देते हैं। ये बेसिकली एक शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल सॉल्वेंसी रेशो कहलाती है। यानी कि हम शॉर्ट टर्म के अंदर देखते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपनी करंट लायबिलिटीज़ को पे करने के लिए किस पोजीशन में है। करंट एसेट्स क्या होते हैं, कौन कौन से एसेट्स होते हैं? करंट एसेट्स की सिंपल डेफिनेशन ये होती है कि ऐसे एसेट्स जिनको हम कैश में कन्वर्ट कर सकें विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। तो इसकी मैंने कुछ एग्जांपल्स हैं वो आपके सामने यहाँ पर रख दी हैं। ये तमाम जैसे इन्वेंट्रीज हो सकती हैं, स्टोर्स हो सकते हैं, डेटर्स हैं, या फिर रिसीवेबल्स जिनको हम कहते हैं, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, प्रीपेड एक्सपेंसेस या रिसीवेबल्स जो हैं, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ जो हैं, ये तमाम तरह आपकी करंट एसेट्स में शामिल होती हैं। इसकी बात करें तो करंट लायबिलिटीज़ में हमारे पास सन्डी क्रेडिटर्स हैं,
आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं, अनक्लेम डिविडेंड्स हैं, एडवांस रिसीव, इनके अगर आपने पहले से ही कोई एडवांस रिसीव कर लिया, उसका भी काम नहीं किया, तो वो भी आपकी करंट लायबिलिटी में आती है। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रपोज डिविडेंड, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो आपकी करंट लायबिलिटीज़ का हिस्सा होती हैं। तो करंट रेशियो कैलकुलेट करते हुए आपको करंट एसेट्स को करंट लायबिलिटीज़ पर डिवाइड करके आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। अगर आपका आंसर जो है वो 2:1 आ रहा है, इनके आपका आंसर इसमें 2 आएगा, रेशियो 1 आप खुद से इसमें जो है वो लगाएंगे, तो 2 के करीब अगर आपका आंसर है तो आप कह सकते हैं कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन की जो लिक्विडिटी है या जो पोजीशन है, सॉल्वेंसी है, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी है, वो बेहतर पोजीशन में है। नेक्स्ट हम चलते हैं क्विक रेशियो की तरफ, जिसको हम एसिड टेस्ट रेशियो भी कहते हैं। दिस इज़ द रेशियो बिटवीन क्विक करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज़। इनके हम इसको ये भी कह सकते हैं कि ये एक रिलेशनशिप है करंट एसेट्स का और क्विक एसेट्स का करंट लायबिलिटीज़ के साथ। इसका जो फॉर्मूला है वो यूज़ किया जाता है क्विक एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज़। अब इसका जो स्टैंडर्ड है वो है 1:1, यानी कि 1 रुपये की करंट लायबिलिटीज़ अदा करने के लिए आपके पास 1 रुपये के क्विक एसेट्स का होना ज़रूरी है। इनको क्विक एसेट्स भी कह सकते हैं, लिक्विड एसेट्स भी कह सकते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि आखिरकार ये क्या होते हैं। तो सिंपल जो मैंने आपको पहले करंट एसेट्स बताए हैं, अगर आप उनमें से प्रीपेड एक्सपेंसेस को और इन्वेंट्री को माइनस कर देंगे, लेस कर देंगे, तो आपके पास बाकी जो तमाम एसेट्स होंगे वो सब के सब क्विक एसेट्स कहलाएंगे। इनके तमाम जो करंट एसेट्स हैं वो क्विक एसेट्स ही होते हैं, सिवाय प्रीपेड एक्सपेंसेस और इन्वेंट्रीज़ के। तो ये हमारा जो है वो दूसरा फॉर्मूला था, जो कि था क्विक एसेट के बारे में। नेक्स्ट जो है वो हम चलते हैं अपनी दूसरी मेन टाइप, जो कि है कैपिटल स्ट्रक्चर या लिवरेज रेशियोज़ की तरफ। तो लिवरेज रेशियोज़ जो हैं क्या है? दीज रेशियोज़ इंडिकेट द लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी ऑफ अ फर्म एंड इंडिकेट द एबिलिटी ऑफ द फर्म टू मीट इट्स लॉन्ग टर्म कमिटमेंट विद रिस्पेक्ट टू repayment of principal on maturity or in predetermined installments at due dates and periodic payment of interest during the period of the loan। यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए आपने जो लोन्स वगैरह लिए हुए हैं और उन पर जो आपने इंटरेस्ट पे करना है, उसके बारे में आप जज कर सकते हैं कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन की लॉन्ग टर्म के अंदर जो सॉल्वेंसी है, जो पोजीशन है, वो कैसी है। तो इनको जानने के लिए जो है वो हम कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियोज़ या फिर लिवरेज रेशियोज़ का इस्तेमाल करते हैं। तो इनकी जो टाइप्स हैं देख लेते हैं कि कौन कौन सी हैं। इसमें डेट इक्विटी रेशियो है, प्रोप्राइटरी रेशियो है, इसी तरह डेट टू टोटल कैपिटल रेशियो है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है, डेट सर्विस कवरेज रेशियो है। ये टाइप्स हैं इसकी जो कि इसमें इस्तेमाल की जाती हैं। तो 1 बाय 1 इसको हम डिटेल से, सबसे पहले है डेट इक्विटी रेशियो। नाम से भी जाहिर हो रहा है कि इसमें डेट और इक्विटी दो चीज़ों को आपस में कंपेयर किया जा रहा है। जैसे मैंने आपको पहले बताया, रेशियो का मकसद ही दो चीज़ों को आपस में कंपेयर करना है। तो इसमें हम दो चीज़ों को कंपेयर कर रहे हैं, एक डेट और दूसरा इक्विटी को। यहाँ पर मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताता चलूँ, एक आसान तरीका बताता चलूँ कि आप जब भी कोई रेशियो कैलकुलेट करें, अगर आपको उसका फार्मूला याद करने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हो रही है, तो बाज़ जो रेशियोज़ हैं उनमें एक बहुत सिंपल सी एक चीज़ होती है कि जो उसके अल्फाज इस्तेमाल हो रहे होते हैं वही उसका फार्मूला भी होता है। जैसे कि इस रेशियो में है डेट इक्विटी, इसको डेट टू इक्विटी रेशियो भी कहा जाता है। तो डेट टू इक्विटी में आप सिंपली यूज़ करेंगे कि डेट जो है वो आपका, डेट को हम यूज़ करेंगे फार्मूले पर। अगर आप देखें डेट इक्विटी रेशियो में, तो लॉन्ग टर्म डेट्स डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स फंड, जो इनके जो पहले आप यूज़ कर रहे हैं डेट का लफ्ज़, तो लॉन्ग टर्म डेट्स को आप पहले रख लेंगे, ऊपर रख लेंगे और इसको डिवाइड करेंगे इक्विटी पर। इनकी इक्विटी का ही दूसरा नाम शेयर होल्डर्स फंड होता है। तो इसका फार्मूला जो है वो यही है, लॉन्ग टर्म डेट्स डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स फंड, यानी कि शेयर होल्डर इक्विटी। तो इसका जो नॉर्मली स्टैंडर्ड यूज़ किया जाता है फेवरेबल जो है वो हमारे लिए 2:1 होता है। लेकिन ये भी इसमें बताया गया है, हाउएवर दिस स्टैंडर्ड शुड बी अप्लाइड हैविंग रिगार्ड टू साइज एंड टाइप एंड नेचर ऑफ द बिजनेस एंड द डिग्री ऑफ रिस्क इन्वॉल्व। तो ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आप 2:1 जो है वो तमाम बिजनेसेस पर अप्लाई होगा। हर एक बिज़नेस की सिचुएशन, नेचर, उसकी टाइप, साइज़ जो है वो डिफरेंट होता है। तो उसके लिहाज से ये जो स्टैंडर्ड है वो चेंज भी हो सकता है। बहरहाल इसमें हम ये देखते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन का डेट कितना है और हमारी इक्विटी कितनी है, यानी कि ऑनर्स ने कितने पैसे इन्वेस्ट किए हैं एज़ कम्पेयर टू हमने जो डेट लिया है वो कितना है। इसमें लॉन्ग टर्म डेट्स और शेयर होल्डर्स फंड दो अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, तो वो क्या होते हैं इनको भी देख लेते हैं। तो लॉन्ग टर्म डेट्स तो नाम से ही जाहिर है कि वो डेट्स हैं जो आपने लॉन्ग टर्म के लिए लिए हैं, बेशक वो सिक्योर्ड हैं या वो अनसिक्योर्ड हैं, लाइक डिबेंचर्स हैं, बॉन्ड्स हैं, लोन्स हैं, जो आपने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिए हुए हैं। अब शेयर होल्डर्स फंड जो है वो क्या होता है, इक्विटी है। इक्विटी किसे कहते हैं, ओनर्स के पैसे को कहते हैं। इसमें हम नॉर्मली तीन चीज़ों को लेते हैं, जैसे शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस।
इसमें से बाज़ फिक्टिशियस एसेट्स होते हैं उनको हम माइनस भी कर देते हैं, जैसे प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस वगैरह हैं या कोई पास एक्यूमुलेटेड लॉसेज हैं, डिस्काउंट ऑन शेयर्स वगैरह है। लेकिन नॉर्मली इक्विटी जो है वो 3 चीज़ों को मिलाकर बनती है, एक शेयर कैपिटल, दूसरा प्रॉफिट्स, तीसरा अगर आपने कोई प्रीमियम या अपने प्रॉफिट में से कोई सरप्लस जो है वो निकाल कर रखा हुआ है उसको हम इसमें ऐड करते हैं। इन तीनों चीज़ों को मिलाएंगे तो शेयर होल्डर इक्विटी या फंड बनेगा। तो ये आपकी जो है रेशो थी जिसको हमने नाम दिया डेट इक्विटी रेशो। इसका फार्मूला डेट लॉन्ग टर्म डेट्स डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर फंड या शेयर होल्डर इक्विटी। तो नेक्स्ट रेशो की तरफ जो कि है प्रोप्राइटी रेशो। दिस रेशो इंडिकेट्स द जनरल फाइनेंशियल स्ट्रेंथ ऑफ द फर्म एंड द लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी ऑफ द बिजनेस। इसमें भी हम लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी जो है बिजनेस की देख रहे हैं। इसका जो फार्मूला है वो प्रोप्राइटर्स फंड डिवाइडेड बाय टोटल एसेट। यहाँ पर प्रोप्राइटर फंड भी वही चीज़ है जो पहले पिछले अभी आपको मैं बता कर आया हूँ, शेयर होल्डर्स फंड या शेयर होल्डर इक्विटी, उसी को ही हम प्रोप्राइटर्स फंड। ये मैंने डिफरेंट नाम इसमें इसलिए इस्तेमाल किए हैं ताकि आपको डिफरेंट नाम से जो है वो आगाही हो जाए। अगर कोई डिफरेंट नाम यूज़ किया जाए तो आप उसके बारे में कंफ्यूज ना हो। तो इसको प्रोप्राइटर्स फंड या इक्विटी, ये शेयर होल्डर्स इक्विटी या शेयर होल्डर फंड भी कह सकते हैं। तो इसमें रफ गाइड के तौर पर 65 to 75% प्रोप्राइटरी रेशियो जो है वो एडवाइजेबल होती है। तो नाम से भी जाहिर है कि प्रोप्राइटर फंड को आप डिवाइड करेंगे टोटल एसेट्स पर, और टोटल एसेट्स किस तरह से कैलकुलेट किए जाते हैं। प्रोप्राइटर फंड जो है मैंने पहले से ही एक्सप्लेन कर दिए हैं, और टोटल एसेट जो है वो टोटल करंट जो एसेट्स हैं और फिक्स एसेट्स हैं उनको प्लस करने से हासिल होते हैं। उसके बाद हम जाते हैं डेट टू टोटल कैपिटल रेशियो। मैंने आपको पहले भी एक तरीका बताया था कि जब आप 2 का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है तो उस 2 से पहले जो लफ्ज़ इस्तेमाल होगा वो आप उसको ऊपर रखेंगे, और टोटल जो 2 के बाद लफ्ज़ इस्तेमाल होगा उसको आप नीचे रखेंगे। तो इसमें जो फार्मूला दिया गया है वो देख सकते हैं आपके टोटल डेट डिवाइडेड बाय टोटल डेट प्लस शेयर होल्डर फंड, ये इसका फार्मूला है डेट टू टोटल कैपिटल को कैलकुलेट करने का। इसमें हम बेसिकली देखते हैं कि हमारी जो आउटसाइड लाइबिलिटीज़ हैं आर रिलेटेड टू द टोटल कैपिटलाइजेशन ऑफ द फर्म, यानी कि टोटल जो आउटसाइड की लाइबिलिटीज़ हैं उनको टोटल जो कैपिटलाइजेशन है फर्म की उसके साथ कंपेयर किया जाता है कि वो किस तरह से परफॉर्म कर रही है। इसमें कन्वेंशनली जो 2/3 जो है उसको सेटिस्फैक्ट्री कंसीडर किया जाता है। तो टोटल डेट जो भी आपका डेट है, बेशक वो आपने लॉन्ग टर्म के लिए लिया है या वो शॉर्ट टर्म के लिए है, उसको हम टोटल डेट का नाम देते हैं। और शेयर होल्डर फंड में आप एक्सप्लेन कर चुका हूँ। आगे चलते हैं तो इंटरेस्ट कवरेज रेशो है। इंटरेस्ट कवरेज रेशो क्या है? दिस रेशो मेजर्स द डेट सर्विसिंग कैपेसिटी ऑफ अ फर्म इन सो फार एज द फिक्स्ड इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन इज़ कंसर्न। यानी कि इसमें हम ये देखते हैं कि आपकी डेट सर्विसिंग किस तरह से आप कर रहे हैं। डेट सर्विसिंग से मुराद है कि आपने जो डेट लिया हुआ है उस पर आप इंटरेस्ट जो पे कर रहे हैं उसके बारे में आपकी पोजीशन कैसी है। इसका अगर आप फार्मूला देखेंगे तो आपको इससे अंदाज़ा होगा। इसका फार्मूला है इंटरेस्ट कवरेज रेशो इज़ इक्वल टू EBIT डिवाइडेड बाई टोटल इंटरेस्ट एक्सपेंस। EBIT क्या होता है? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, यानी कि इंटरेस्ट और टैक्स को माइनस करने से पहले आपकी अर्निंग कितनी है, तो उसको आप डिवाइड कर रहे हैं टोटल इंटरेस्ट एक्सपेंस पर। यानी कि आप ये देख रहे हैं कि इंटरेस्ट को और टैक्स को माइनस करने से पहले जो आपकी अर्निंग है उसका कंपैरिजन आप इंटरेस्ट के एक्सपेंस के साथ कर रहे हैं। तो इसमें इसकी जो रेशियो है वो 6 to 7 टाइम्स अगर इसका आंसर आएगा तो आप उसको सेटिस्फैक्ट्री जो है वो कंसीडर करेंगे। इसमें यह भी कहा जाता है कि जितनी ये ज़्यादा हाई होगी उतनी ज़्यादा बेहतर है, लेकिन बहुत ज़्यादा हाई होना भी मुनासिब नहीं है। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशो का फार्मूला यही है, EBIT ओवर टोटल इंटरेस्ट एक्सपेंस। और इसके बाद जो हमारी है वो है डेट सर्विस कवरेज रेशो। दिस इज़ द मोर कम्प्रीहेंसिव मेजर टू कंप्यूट द डेट सर्विसिंग कैपेसिटी ऑफ द फर्म। यानी कि जो हमने पिछली जो रेशो देखी थी उसकी निस्बत ये ज़्यादा कम्प्रीहेंसिव है। इट शोज़ हाउ मैनी टाइम्स द टोटल डेट सर्विस ऑब्लिगेशंस consisting of interest and repayment of principal installment are covered by the total operating funds after payment of tax। तो इसमें हमने ये देखा है कि पेमेंट ऑफ टैक्स करने के बाद आपके पास जो है वो क्या सिचुएशन है। इसमें डेट सर्विस कवरेज रेशो का जो फार्मूला है वो है EBIT DA डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। तो जो EBIT तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है। तो ये EBIT DA क्या है? इसमें यह है कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन एंड अलाउंसेस। इसमें कि DA जो है वो यूज़ हुआ है डेप्रिसिएशन अलाउंसेस को भी माइनस करने से पहले जो आपके पास अर्निंग है उसको आप डिवाइड करेंगे इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल, यानी कि जो आपने लोन लिया हुआ है उस पर जो इंटरेस्ट देना है और प्लस प्रिंसिपल अमाउंट उसकी जो है उसको भी आप इसमें ऐड करेंगे। तो ये जो आपका फार्मूला है ये डेट सर्विस कवरेज रेशो का होगा। तो इसमें जनरली 2:1 का जो है वो फार्मूले को हम सेटिस्फैक्ट्री कंसीडर